अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सुहेल अकबर। आज हम रीड आउट करेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स? इट्स मीन्स दैट कि हम उन बॉडीज़ के रिलेटेड मोशन को ऑब्जर्व करेंगे जिनको हम किसी हाइट से गिराते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स दैट कि आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत। तो कभी आपने नोट किया होगा कि आप लोग छत पे खड़े हों तो आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को नीचे फेंकते हैं और हमारा ख्याल ये होता है कि जो जिनका मैस ज़्यादा है या जो ज़्यादा वज़नी है वो जल्दी ज़मीन पर पहुंच जाते हैं, जो हल्के हैं उनका टाइम लगता है ज़मीन पर पहुंचने में। बट गैलीलियो जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी कि तमाम बॉडीज़ जो हैं वो एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, अपने मासेज के बरक्स। मतलब कि उसने ये चीज़ को नहीं बताया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जल्दी पहुंचेंगे या जो हल्के मास के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेट पहुंचेंगे। इसकी रीज़न ये है कि उसने ये ऑब्जर्वेशन जो है वहाँ पर की थी जहाँ पर हवा को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, हवा तो हर जगह है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक हल्का जिस्म और एक वज़नी जिस्म जो है एक ही टाइम पर ज़मीन पर पहुँचें तो उसके लिए हवा की मज़ामत को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। क्योंकि जो हल्के मास के बॉडीज़ होते हैं, जो इज्साम हल्के मास वाले होते हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स ज़्यादा असर करती है और जो हैवी मास वाले होते हैं उनके ऊपर फोर्स कम असर करती है। मसलन अब आप एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो आप उसको आगे से या पीछे से साइकिल पकड़ के रोक सकते हैं। तो क्या आप लोग बताएं कि एक बंदा कार चला रहा है या ट्रक चला रहा है, क्या उसको आप आगे से पकड़कर उसको धकेल के उसको रोक सकते हैं? या पीछे से आप ट्रक को पकड़ कर रखें तो क्या आपके अंदर इतनी फोर्स है कि आप उसको रोक सकें? नहीं। एग्जैक्टली सबके माइंड में यही जवाब आएगा कि वो एक बहुत हैवी मशीनरी है, तो बड़ी चीज़ है, हम उसके ऊपर जितनी भी फोर्स अप्लाई कर लें हम उसको नहीं रोक सकते। तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि जो हवा की मज़ामत है हल्के इज्साम पर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और भारी इज्साम पर उसका इफ़ेक्ट कम होता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि तमाम बॉडीज़ हल्के और हैवी और लो मैसेज ऑफ बॉडीज़ जो हैं वो एक वक्त में ज़मीन पर पहुँचे तो उसके लिए हवा की मज़ामत को नज़रअंदाज करना होगा। तो उसने यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की डेफिनेशन दी है। एक एक्सलेरेशन हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो लीनियर मूवमेंट ऑफ बॉडीज़ का था। जब इज्साम जो हैं लीनियर आई मीन स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम एक्सलेरेशन कहते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कब पैदा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन तब पैदा होता है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो। और एक बात और आपने यहाँ पर याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी जी की कीमत +10 इंक्लूड की जाएगी, +10 जो है वो मेंशन की जाएगी। लेकिन कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको -10 लिया जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन का मतलब होता है ज़मीन की कशिश, कशिश सकल या ज़मीन की कशिश। तो बेटा अगर हम ज़मीन के ऊपर होंगे या ज़मीन के करीब होंगे तो ज़ाहिर बात है ज़मीन की कशिश ज़्यादा होगी। जैसे दो मैग्नेट्स हैं, आप दो मैग्नेट्स को करीब करीब रखते हैं
तो वो प्लस और नेगेटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको दूर रखेंगे तो उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यही वजह है जी की कीमत प्लस और माइनस होने का, कि अगर आप कोई बॉडी को ज़मीन की तरफ लेकर आ रहे हैं या ज़मीन के पास लेकर आ रहे हैं तो उसके ऊपर जी की वैल्यू +10 कहलाएगी, क्योंकि वो ज़मीन सेंटर की तरफ आ रहा है ना, अट्रैक्शन बढ़ रही है, इसलिए +10 कहलाएगी। और अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर जी की वैल्यू -10 कहलाएगी, क्योंकि वो अपने सेंटर से दूर जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की डेफिनेशन है जी, द एक्सलेरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। मतलब आजादाना गिरते हुए शाम का जो एक्सलेरेशन पैदा होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कहते हैं। इसको जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है जी, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर कोई भी मतलब ऊंचा मीनार सा हो सकता है, उससे एक पत्थर को गिराया गया है। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। स्टोन जो है 5 सेकंड के बाद जमीन के साथ टकराता है। उसके अंदर दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक तो हाइट ऑफ टावर, कि टावर की कितनी बुलंदी है, दूसरी हमने उसमें वेलोसिटी निकालनी है, वो वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी ज़मीन से टकराया है। तो आप लोगों के माइंड में ये बात आ गई होगी कि जो टकराने पर ज़मीन की वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली वी.एफ होगी, क्योंकि जब बॉडी स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट करता है, अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है, उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो वी.आई होती है। और जब बॉडी स्टॉप होता है या एंड वाली वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, बाद वाली वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वो वी.एफ होता है। अब वी.आई यहाँ पर 0 है। रीज़न क्या है कि देखें, जब हम उसको टावर से फेंकने लगे थे तो उसको हमने हाथ में स्टोन को पकड़ा हुआ था, तो इट्स मीन्स दैट देयर इज नो मूवमेंट, वो रेस्ट की हालत में था, इसलिए उसकी वी.आई 0 हो गई। ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कहीं भी चेंज नहीं होगी, ये 10 ही रहनी है। ऊपर से नीचे आ रहा था इसलिए +10 ली हमने, अगर नीचे से ऊपर जा रहा होता फिर हमने -10 लेनी थी। अब s जो है वो h के इक्वल है। जैसे मैंने आपको बताया है कि लीनियर मूवमेंट में एक्सलेरेशन a कहलाता है, और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन में हम स्मॉल g लेते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इसी तरह अगर लीनियर मूवमेंट हो रही हो तो डिस्टेंस को s से नापेंगे, और अगर हम हाइट वगैरह को मेंशन करना चाहते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हाइट देखना चाहते हैं, तो वो h आएगा, तो s = h। अब इक्वेशन की तीनों मसावात के अंदर जहां जहां s आएगा वहां वहां हम h लगाएंगे, और जहां जहां a आएगा वहां वहां हम g लगाएंगे। a और g दोनों आपस में इक्वल है, और इनकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। ऊपर जाएंगे तो -10, नीचे आएंगे तो +10। रीज़न मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी, हाइट और वी.एफ फाइंड करने। तो अगर मैं h फाइंड करना चाहता हूं तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, क्योंकि इसमें h = v.i.t + 1/2 gt का स्क्वायर आ रहा है। vi भी मालूम है, t भी मालूम है, और g भी मालूम है। vi 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, g की वैल्यू 10 लगा दी, और t हमारे पास आप लोग देख चुके हैं 5 सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर ले लिया, 5 5 = 25। जब 2 को 10 पर डिवाइड किया, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो बाकी बच गया 5 × 25। 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आपका h आ गया। अब हमने v.f फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2gh = v.f² - vi² आ रहा है, तो हमने v.f फाइंड करना है। vi भी मौजूद है, g भी मौजूद है हमारे पास, h भी मौजूद है। इनकी वैल्यूज पुट की, g = 10, h की जगह पे 125 लगा दिया, जो हम अभी वैल्यू निकाल चुके हैं। v.f हमने फाइंड करना है, और vi की वैल्यू 0 है। इनको जब मल्टीप्लाई किया 2 को 10 से, और फिर इसको 125 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 आता है। अब v.f का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए v.f की, तो हम क्या करेंगे, v.f की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिसे हम अंडर रूट भी कहते हैं। v.f का स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, 2500 का अंडर रूट आ गया। हम जानते हैं कि अगर हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2500। इट्स मीन्स दैट हम 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2500 को
50 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से कट हो गया 50 मीटर पर सेकंड आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट से कट हो गया तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 50 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद करनी है। अल्लाह हाफिज़।